निश्चित रूप से। प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और बीरबल के बीच हुए एक संवाद पर आधारित एक विस्तृत, लगभग शब्दों की महागाथा। यह कहानी एक साधारण से लगने वाले अनुरोध से शुरू होती है, लेकिन बीरबल को उसे पूरा करने के लिए पूरे साम्राज्य की आत्मा को समझने की एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाती है। अकबर की मांग, साम्राज्य की आत्मा की खोज। भाग 1, दीवाने खास का बेचैन सवाल। सन 1578 की एक शरद ऋतु की शाम थी। फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास अपने पूरे वैभव पर था। संगमरमर के जालीदार खंभों से छनकर आती मशालों की रोशनी फर्श पर बिछे ईरानी कालीनों के जटिल नमूनों को एक रहस्यमयी चमक दे रही थी। हवा में बेहतरीन ऊद और गुलाब जल की भीनी भीनी सुगंध तैर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो अक्सर किसी सैन्य विजय या सफल कूटनीतिक संधि के बाद होती थी। आज उनकी आंखों में एक गहरी, लगभग दार्शनिक बेचैनी थी। उनके सामने मुगलिया सल्तनत के सबसे काबिल और शक्तिशाली लोग सिर झुकाए बैठे थे। सेनापति, सूबेदार, खजांची, काजी और नवरत्नों में से कुछ सदस्य। सब खामोश थे, क्योंकि शहंशाह की खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत होती थी। आज का तूफान तलवारों का नहीं, बल्कि विचारों का होने वाला था। अकबर ने अपनी गहरी, रौबदार आवाज में बोलना शुरू किया, जो उस विशाल कक्ष में गूंज उठी। मेरे वफादार दरबारियों, आज हमने आपको किसी जंग की तैयारी या किसी सूबे के लगान पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। आज हमारे ज़हन में एक सवाल है जो हमें कई रातों से सोने नहीं दे रहा। सबके कान खड़े हो गए। शहंशाह ने अपनी उंगलियों में पिरोई बेशकीमती पन्ने की अंगूठी को घुमाते हुए कहा, हमने काबुल से लेकर बंगाल तक अपनी सल्तनत का परचम लहराया है। हमारे खजाने सोने और जवाहरात से भरे पड़े हैं। हमारी फौजें इतनी ताकतवर हैं कि दुश्मन हमारा नाम सुनकर कांप उठते हैं। हमने इबादत खाना बनवाया ताकि हर मजहब के लोग अपने विचार रख सकें। लेकिन वह एक पल के लिए रुके, और उस एक पल में पूरे दरबार की सांसें थम गईं। लेकिन आज हम यह जानना चाहते हैं कि इस आलीशान इमारत की, इस मुगलिया सल्तनत की असली बुनियाद क्या है। वह कौन सी एक चीज है जिसके बिना यह सब, यह तख्त, यह ताज, यह खजाना, यह फौज, सब रेत के महल की तरह ढह जाएगा। यह सवाल एक साधारण सवाल नहीं था। यह एक सम्राट का अपनी विरासत के प्रति आत्ममंथन था। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबसे पहले सेना के प्रमुख खाने-ए-जहां अपनी जगह से उठे। उन्होंने फौजी अंदाज में सलाम किया और बोले, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ। इस सल्तनत की बुनियाद आपकी अजेय सेना है। हमारी तलवारों की ताकत ही हमारी हुकूमत की गारंटी है। ताकत के बिना कोई भी साम्राज्य एक दिन नहीं टिक सकता। अकबर ने सिर हिलाया, आपकी बात में सच्चाई है खाने-ए-जहां, लेकिन पूरी नहीं। सिकंदर की फौज भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसकी सल्तनत उसके साथ ही दफन हो गई। ताकत बुनियाद का एक खंभा हो सकती है, पूरी बुनियाद नहीं। इसके बाद शाही खजांची राजा टोडर मल खड़े हुए। उन्होंने अदब से कहा, शहंशाह, मेरे विचार में साम्राज्य की बुनियाद उसका भरा हुआ खजाना और एक सुव्यवस्थित लगान प्रणाली है। जब प्रजा खुशहाल होगी और खजाना भरा होगा, तो सल्तनत अपने आप मजबूत रहेगी। अर्थ के बिना कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। अकबर ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, टोडर मल जी, आपकी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं। लेकिन सोने चांदी के ढेर पर बैठी सल्तनतें भी लालच और भ्रष्टाचार की दीमक से खोखली हो जाती हैं। धन भी एक खंभा है, बुनियाद नहीं। एक एक करके कई दरबारियों ने अपने विचार रखे।
मुख्य काजी ने अल्लाह के कानून और शरिया को बुनियाद बताया तो किसी सूबेदार ने शहंशाह के प्रति अटूट वफादारी को। हर जवाब में सच्चाई का एक अंश था, लेकिन कोई भी जवाब अकबर की आत्मा को छू नहीं सका। उन्हें लग रहा था कि सब इमारत के खंभों, दीवारों और गुंबदों की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उस नींव की बात नहीं कर रहा जिस पर यह सब टिका है। उनकी नजरें अब उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो हमेशा भीड़ से अलग सोचता था। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, शहंशाह की निगाहों का मतलब समझ गए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, शहंशाह ने सीधे उनसे मुखातिब होते हुए कहा, पूरा दरबार अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा चुका है। अब तुम ही बताओ, हमारी सल्तनत की असली बुनियाद क्या है? दरबार में मौजूद बीरबल के प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा और हकीम मुबारक मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। यह कोई पहेली नहीं थी जिसका चतुराई से जवाब दे दिया जाए। बीरबल अपनी जगह से उठे, तख्त तक आए और 3 बार झुककर सलाम किया। जहांपनाह, आपका सवाल इस सल्तनत जितना ही विशाल और गहरा है। इसका जवाब इस दीवाने खास की दीवारों के भीतर नहीं मिल सकता। इसका जवाब न तो किसी किताब में लिखा है और न ही किसी विद्वान की जुबान पर है। तो फिर कहाँ है इसका जवाब? अकबर ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, इसका जवाब आपकी प्रजा के दिलों में, खेतों की मिट्टी में, बाजारों के शोर में और सरहदों की खामोशी में छिपा है। मुझे वह चीज यहां दरबार में लाने की इजाजत चाहिए। यह सुनकर दरबारी हैरान रह गए। क्या तुम उस बुनियाद को दरबार में ला सकते हो? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल की मोहलत, शाही खजाने से 10,000 सोने की मोहरें और यह अख्तियार चाहिए होगा कि मैं साम्राज्य में कहीं भी, किसी भी वेश में, बिना किसी रोक-टोक के जा सकूं। और मेरे इस सफर के बारे में किसी को कोई खबर नहीं होगी। सबके लिए बीरबल एक लंबे तीर्थ पर गया है। यह एक अभूतपूर्व मांग थी। मुल्ला दो प्याजा ने ताना कसा, वाह! सल्तनत की बुनियाद खोजने निकले हैं या दुनिया की सैर करने? 1 साल और 10,000 मोहरें। लगता है बीरबल को जवाब नहीं सूझ रहा तो भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कई दरबारियों ने मुल्ला की बात का समर्थन किया, लेकिन अकबर बीरबल की आंखों में देख सकते थे। वहां कोई बहाना नहीं था, बल्कि एक संकल्प था। शहंशाह ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत किया। हमें मंजूर है बीरबल। तुम्हें 1 साल, 10,000 मोहरें और पूरी आजादी दी जाती है। जाओ और हमारी सल्तनत की उस बुनियाद को हमारे सामने लेकर आओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम 1 साल बाद खाली हाथ लौटे तो शायद इस दरबार में तुम्हारी वापसी इतनी आसान नहीं होगी। बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाया। आपका हुक्म सर। आंखों पर जहांपना। उस रात के बाद बीरबल किसी को दिखाई नहीं दिए। आगरा में यह खबर फैल गई कि शहंशाह के प्रिय सलाहकार एक लंबी, अज्ञात तीर्थयात्रा पर निकल गए हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी जश्न मना रहे थे और दरबारी भूलने लगे थे कि शहंशाह ने क्या सवाल पूछा था। लेकिन अकबर हर रोज उस दिन का इंतजार करते थे जब बीरबल लौटेंगे और उनके बेचैन मन को जवाब मिलेगा। भाग 2, यात्रा का आरंभ, न्याय की परछाई। बीरबल ने अपनी यात्रा किसी व्यापारी या अमीर का भेष धरकर शुरू नहीं की। वह जानते थे कि सच की तलाश महलों और राजधानियों में नहीं, बल्कि वहां होती है जहां सल्तनत की हुकूमत और आम इंसान की जिंदगी एक दूसरे से टकराती है। उन्होंने एक साधारण किसान का रूप धरा, अपना नाम दयाराम रखा और सल्तनत के सबसे अशांत और दूरदराज के सूबे, सिंध की सीमा से लगे एक गांव की ओर निकल पड़े।
यह इलाका अपनी बंजर जमीन, गर्म हवाओं और विद्रोही कबीलों के लिए जाना जाता था। यहां आगरा से भेजे गए फरमान पहुंचते पहुंचते अपना मतलब खो देते थे और स्थानीय सूबेदार की मर्जी ही कानून होती थी। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद बीरबल काला पहाड़ नामक एक गांव में पहुंचे। गांव का नाम उसकी किस्मत की तरह ही था। दूर दूर तक सूखे खेत और उदास मुरझाए चेहरे। बीरबल एक कुएं पर रुके जहां कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उनके घड़ों में पानी कम और आंखों में आंसू ज्यादा थे। एक बूढ़ी महिला से बात करने पर पता चला कि गांव पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो 3 साल से बारिश नहीं हुई और दूसरा सूबेदार शेर अफगन खान का अत्याचार। बूढ़ी माँ ने बताया, बेटा, शहंशाह अकबर तो दिल्ली आगरा में बैठकर हमें अपनी औलाद समझते होंगे, लेकिन यहाँ तो शेर अफगन खान ही हमारा खुदा और शैतान है। उसने लगान 2 गुना कर दिया है। जिसके पास देने को अनाज नहीं होता, उसके जवान बेटे को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया जाता है या उसकी जमीन छीन ली जाती है। बीरबल को यहां अपने पहले पड़ाव का मकसद मिल गया। वह देखना चाहते थे कि जहां सल्तनत की ताकत, सेना और कानून काजी सबसे ज्यादा मौजूद है, वहां की जमीन पर क्या उग रहा है, वफादारी या नफरत। उन्होंने गांव के एक गरीब किसान हीरा के घर पनाह ली। हीरा की कहानी गांव के हर दूसरे घर की कहानी थी। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जो इस साल सूखे की वजह से कुछ भी न उगा सकी। लगान चुकाने के लिए उसे अपनी बेटी के दहेज के लिए रखे चांदी के 2 कंगन बेचने पड़े, लेकिन सूबेदार के कारिंदे अब उसके बैलों की जोड़ी पर आंख गड़ाए बैठे थे। बीरबल ने हीरा से पूछा, तुमने सूबे के काजी से फरियाद क्यों नहीं की? हीरा ने एक कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, कौन सा काजी? काजी इमामुद्दीन तो सूबेदार की जेब में रहता है। उसकी अदालत में इंसाफ नहीं, इंसाफ की कीमत तय होती है। यहां कानून की किताब मोटी है, पर सूबेदार की तलवार उससे ज्यादा तेज चलती है। बीरबल ने कुछ दिन गांव में रहकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि सूबेदार शेर अफगन खान ने डर का एक साम्राज्य बना रखा था। उसने कुछ स्थानीय विद्रोहियों को कुचलकर अपनी धाक जमा ली थी, लेकिन उसकी अपनी ही प्रजा उसके नाम से कांपती थी। लोग शहंशाह अकबर को एक दूर का सपना मानते थे और सूबेदार को एक कड़वी हकीकत। बीरबल समझ गए कि सिर्फ सैन्य ताकत और कानून की किताबों से साम्राज्य नहीं चलता। अगर इंसाफ महंगा और पहुंच से बाहर हो तो प्रजा के दिल में वफादारी नहीं, बल्कि विद्रोह का बीज पनपता है। अब बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह जानते थे कि सीधे सूबेदार से टकराना मूर्खता होगी। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया जो सूबेदार के से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपना असली परिचय दिए बिना उन्हें संगठित किया। उन्होंने हीरा और कुछ अन्य किसानों से उनकी शिकायतों को कागज पर लिखवाया, जिसमें तारीखों और गवाहों के साथ हर अत्याचार का जिक्र था। फिर बीरबल ने एक सौदागर का भेष बदला और सूबेदार के मुख्यालय शेरगढ़ पहुंचे। उन्होंने वहां यह अफवाह फैला दी कि कंधार के कुछ सौदागर शाही फौज के लिए घोड़े खरीदने आए हैं और वे अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। शेर अफगन खान एक लालची इंसान था। उसने सोचा कि यह अपनी जेबें भरने का एक सुनहरा मौका है। उसने आसपास के गांवों से बेहतरीन घोड़े या तो सस्ते दामों पर खरीद लिए या जबरदस्ती छीन लिए, ताकि उन्हें कंधारी सौदागरों, जो बीरबल के ही आदमी थे, को ऊंची कीमत पर बेच सके। जब घोड़ों का सौदा चल रहा था, बीरबल दयाराम किसान के रूप में ने चुपके से उन शिकायतों के पुलिंदे को घोड़ों के एक व्यापारी के सामान में छिपा दिया, जिसे सीधे आगरा में शहंशाह के एक वफादार सेनापति तक पहुंचना था।
बीरबल ने उस सेनापति को पहले ही एक गुप्त संदेश भिजवा दिया था कि उस व्यापारी के सामान की खास जांच की जाए। इसके साथ ही बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने सूबेदार के सबसे करीबी मुंशी को सोने की कुछ मोहरों का लालच देकर यह बात उगलवाली की लगान से वसूले गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा सूबेदार शाही खजाने में जमा कराने की बजाय अपनी निजी तिजोरी में रखता है। 2 महीने बाद जब शेर अफगन खान अपनी हवेली में जश्न मना रहा था, आगरा से एक शाही फरमान और फौज की एक छोटी टुकड़ी आ पहुंची। फरमान में सूबेदार को तत्काल पद से हटाने और उसकी संपत्ति जब्त करने का हुक्म था। उसके खिलाफ गांव वालों की शिकायतें और खजाने में हेराफेरी के सबूत शहंशाह तक पहुंच चुके थे। शेर अफगन खान की गिरफ्तारी के बाद गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। हीरा को उसके बैल वापस मिल गए। नया सूबेदार जो आया वह न्यायप्रिय और ईमानदार था। बीरबल यह सब दूर से देखते रहे। उन्होंने किसी को अपनी भूमिका का पता नहीं चलने दिया। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले वह हीरा के सूखे खेत पर गए और वहां से एक मुट्ठी सूखी पथरीली मिट्टी उठा ली। उन्होंने उसे एक छोटी सी मखमली थैली में बंद कर लिया। यह उनकी पहली खोज थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, साम्राज्य की बुनियाद सिर्फ ताकत नहीं हो सकती। जहां न्याय नहीं होता वहां की जमीन बंजर हो जाती है और लोगों के दिल पत्थर। न्याय वह पानी है जो वफादारी की फसल उगाता है। इसके बिना सबसे ताकतवर सल्तनत भी भीतर से खोखली हो जाती है। भाग 3 समृद्धि का भ्रम, दौलत की भूल भुलैया। न्याय की सूखी जमीन से निकलकर बीरबल ने अपनी यात्रा का अगला पड़ाव उस जगह को बनाया जहां सल्तनत की दौलत पैदा होती थी। वह रत्नागिरी के बंदरगाह शहर पहुंचे जो आज के गुजरात के पास स्थित था। यह शहर मसालों, कीमती पत्थरों और रेशम के व्यापार का केंद्र था। यहाँ के बाजारों में दुनिया भर के सौदागर आते थे और यहाँ की हवेलियां सोने चांदी से भरी थीं। यह शहर सल्तनत की आर्थिक शक्ति का जीता जागता प्रतीक था। बीरबल ने इस बार एक ईरानी जवाहरात के पारखी का रूप धरा। अपना नाम मिर्जा अस्करी रखा। उन्होंने कीमती कपड़े पहने, अपनी उंगलियों में कुछ साधारण पत्थर वाली अंगूठियां डालीं और शहर के सबसे बड़े जौहरी बाजार में कदम रखा। पहली नजर में रत्नागिरी एक स्वर्ग जैसा लगा। ऊंची ऊंची इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और हर तरफ खुशहाली का माहौल। यहाँ के सबसे अमीर सौदागरों की एक परिषद थी जिसका मुखिया सेठ धर्मपाल था। धर्मपाल अपनी दानवीरता के लिए पूरे सूबे में मशहूर था। वह मंदिर बनवाता, गरीबों को खाना खिलाता और शहंशाह को कीमती तोहफे भेजता था। कागजों पर रत्नागिरी मुगल सल्तनत का सबसे सफल और खुशहाल शहर था। लेकिन बीरबल को सतह के नीचे की सच्चाई जाननी थी। उन्होंने शहर की उन तंग गलियों का रुख किया जहां असली कारीगर रहते थे, वे लोग जिनके हाथों का हुनर इस शहर की चमक का कारण था। वह बद्री नाम के एक बूढ़े कारीगर से मिले जो पीढ़ियों से मीनाकारी का काम करता था। बद्री की कला में जादू था, लेकिन उसकी झोपड़ी में गरीबी का वास था। बद्री ने मिर्जा अस्करी, बीरबल को अपनी कला दिखाते हुए एक ठंडी आह भरकर कहा, हुजूर, आप जैसे पारखी ही अब इस कला की कद्र कर सकते हैं, वरना हमारी मेहनत का असली फल तो सेठ धर्मपाल की तिजोरी में जाता है। पूछताछ करने पर जो कहानी सामने आई वह बेहद कड़वी थी। सेठ धर्मपाल और उसकी परिषद ने शहर के सभी कारीगरों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। वे कारीगरों से औने पौने दामों पर उनका बनाया हुआ माल खरीद लेते थे और फिर उसे 10 गुना कीमत पर विदेशी व्यापारियों को बेचते थे। किसी भी कारीगर को सीधे किसी व्यापारी से सौदा करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करता तो परिषद के गुंडे उसे और उसके परिवार को शहर से बाहर फेंक देते थे।
सेठ धर्मपाल का दान और पुण्य सिर्फ एक दिखावा था, अपनी असली करतूतों पर पर्दा डालने का एक तरीका। वह कारीगरों के खून पसीने की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करके अपनी छवि चमकाता था, जबकि असलियत में वह हजारों जिंदगियों का शोषण कर रहा था। बीरबल को यहाँ अपनी दूसरी खोज का विषय मिला। उन्होंने देखा कि जहाँ दौलत तो थी, लेकिन उसका बंटवारा अन्यायपूर्ण था। समृद्धि कुछ हाथों में सिमटकर रह गई थी, और जो उस समृद्धि को पैदा कर रहे थे, वे खुद गरीबी में जी रहे थे। यह एक ऐसी चमक थी जिसके नीचे गहरा अंधेरा था। बीरबल ने फैसला किया कि वह इस भ्रम को तोड़ेंगे। उन्होंने मिर्जा अस्करी के रूप में सेठ धर्मपाल से मुलाकात की। उन्होंने खुद को बगदाद के खलीफा का एक खास खरीदार बताया जो शाही परिवार के लिए नायाब गहने खरीदने आया है। उन्होंने कुछ बेशकीमती रत्न दिखाकर धर्मपाल का विश्वास जीत लिया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, हमने आपकी और आपके शहर की बहुत तारीफ सुनी है। हम एक ऐसा हार बनवाना चाहते हैं जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। इसमें हमारे पास मौजूद यह नीलम जड़ा जाएगा। हम इस काम के लिए आपको मुहमांगी कीमत देंगे। धर्मपाल की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने शर्त रखी, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम यह काम अपनी आंखों के सामने करवाना चाहेंगे ताकि कारीगरी में कोई कमी न रह जाए। आप हमें अपने सबसे बेहतरीन कारीगर से मिलवाइए। धर्मपाल ने बदरी को बुलवाया। बीरबल मिर्जा अस्करी ने बदरी के काम की बहुत तारीफ की और कहा, हम चाहते हैं कि यह हार आप ही बनाएं। आप सेठ जी के कारखाने में नहीं, बल्कि हमारे ठहरने के स्थान पर काम करेंगे। धर्मपाल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बड़े सौदे के लालच में वह मान गया। अगले कुछ हफ्तों तक बदरी बीरबल के साथ रहा। बीरबल ने न सिर्फ उसे हार बनाने के लिए जरूरी सामान दिया, बल्कि उसके और उसके परिवार के रहने खाने का भी बेहतरीन इंतजाम किया। उन्होंने बदरी को वह सम्मान और वह कीमत दी जिसका वह हमेशा से हकदार था। इस दौरान बीरबल ने चुपके से शहर के अन्य दबे कुचले कारीगरों से भी संपर्क साधा। उन्होंने उन्हें एकजुट होने और अपनी एक अलग परिषद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी सोने की मोहरों में से कुछ पैसा उन्हें अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलने के लिए भी दिया। जब हार बनकर तैयार हुआ तो वह एक अजूबा था। उसकी कारीगरी देखकर कोई भी दंग रह जाता। बीरबल उसे लेकर सेठ धर्मपाल के पास पहुंचे। सेठ जी, आपका कारीगर सचमुच एक जादूगर है, बीरबल ने कहा। इस हार की कीमत हम आपको अदा करते हैं। उन्होंने सोने की मोहरों से भरी एक थैली सेठ को दी। सेठ बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी बीरबल ने दूसरी थैली निकाली जो पहली वाली से भी बड़ी थी, और उसे बदरी के हाथों में थमा दिया। और यह, उस्ताद बदरी, आपकी मेहनत और आपके हुनर का इनाम है। यह देखकर धर्मपाल का चेहरा उतर गया। यह आप क्या कर रहे हैं, मिर्जा साहब? कारीगर को उसकी मजदूरी मैं देता हूं। यह हमारे शहर का नियम है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब यह नियम बदल रहा है, सेठ जी। हुनर की असली कीमत वह नहीं होती जो मालिक तय करे, बल्कि वह होती है जिसका हुनरमंद हकदार हो। हमने सुना है कि अब शहर में कारीगरों की अपनी एक नई परिषद बन गई है जो अपना माल सीधे व्यापारियों को बेचेगी। तभी सूबेदार के कुछ सिपाही वहां आ पहुंचे। बीरबल ने पहले ही सूबेदार तक यह खबर पहुंचा दी थी कि सेठ धर्मपाल कर चोरी कर रहा है और शाही खजाने को अपनी असली आमदनी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही दिखाता है। उसके बहीखातों की जांच हुई और सारा सच सामने आ गया। सेठ धर्मपाल की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। रत्नागिरी में एक नया दौर शुरू हुआ। कारीगरों को उनकी मेहनत का सही फल मिलने लगा।
शहर की समृद्धि अब कुछ लोगों की तिजोरियों में कैद नहीं थी, बल्कि हजारों घरों में रोशनी बनकर पहुंच रही थी। बीरबल अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले बद्री से मिलने गए। बद्री ने कृतज्ञता में उन्हें वह पहला छोटा सा लॉकेट भेंट किया जो उसने बीरबल की देखरेख में बनाया था। वह बहुत कीमती नहीं था, लेकिन उसमें बद्री की आत्मा की सच्चाई और उसके हुनर का सम्मान था। बीरबल ने उसे एक और मखमली थैली में सहेज लिया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, साम्राज्य की बुनियाद सिर्फ दौलत का अंबार नहीं हो सकती। यदि समृद्धि का प्रवाह कुछ हाथों में रुक जाए तो वह बाकी शरीर को सुखा देती है। सच्ची समृद्धि वह है जो ऊपर से नीचे तक हर किसी तक पहुंचे। जब हुनरमंद को उसका हक और मेहनतकश को उसका सम्मान मिलता है, तब सल्तनत की नसें मजबूत होती हैं। भाग 4, विश्वास की डोर, आस्था का चौराहा। सिंध की सूखी जमीन और रत्नागिरी के चमकते बाजारों को पीछे छोड़ बीरबल ने अब सल्तनत के हृदय की ओर रुख किया। वह जानते थे कि किसी भी साम्राज्य को जोड़ने वाली सबसे नाजुक और सबसे मजबूत डोर आस्था या विश्वास होती है। इस डोर को समझने के लिए वह ज्ञानपुर नामक शहर पहुंचे, जो बनारस और अजमेर की तरह ही अपनी गंगाजमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था। यहाँ मंदिर की घंटियों की आवाज अजान की पुकार में घुल जाती थी और संस्कृत के श्लोक सूफी संतों की कव्वालियों के साथ हवा में तैरते थे। अकबर की सुलह कुल सबके साथ शांति की नीति का यह शहर एक बेहतरीन नमूना था। बीरबल यहाँ यह देखने आए थे कि क्या यह शांति सिर्फ सतह पर है या लोगों के दिलों में भी उतर चुकी है। इस बार उन्होंने एक साधारण तीर्थयात्री का भेष धरा, नाम रखा हरिदास। वह न तो हिंदू लगे न मुसलमान, बस एक साधक जो ज्ञान की खोज में निकला हो। ज्ञानपुर में एक तरफ पंडित विश्वनाथ का विशाल गुरुकुल था, तो दूसरी तरफ सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। शहर का काजी और शहर का मुख्य पुजारी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और शहर के फैसले मिलकर लेते थे। ऊपर से सब कुछ आदर्श लग रहा था, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि शहर की हवा में एक अनकहा तनाव है। उन्होंने शहर के एक पुराने हिस्से में एक छोटे से घर में रहने वाले रहीम चाचा से दोस्ती की, जो पतंग बनाने का काम करते थे। रहीम चाचा की पतंगें पूरे शहर में मशहूर थीं। उनकी दुकान पर हर धर्म के बच्चे पतंग खरीदने आते थे। एक दिन बीरबल ने रहीम चाचा को बहुत परेशान देखा। पूछने पर रहीम चाचा ने बताया कि शहर में कुछ बाहरी कट्टरपंथी मौलवी और पंडित आ गए हैं। वे अपनी सभाओं में एक दूसरे के धर्म के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहे हैं। बेटा हरिदास, रहीम चाचा ने उदासी से कहा, ये लोग हमारे दिलों में जहर घोल रहे हैं। सदियों से हम यहाँ साथ रहते आए हैं। मेरे दादाजी ने पंडित विश्वनाथ के दादाजी के साथ मिलकर इस बाजार की नींव रखी थी, लेकिन अब हमारे बच्चे एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। बीरबल को उनकी असली चुनौती यहाँ दिखाई दी। साम्राज्य की बुनियाद सिर्फ सहिष्णुता की नीति बना देने से नहीं बनती, उसे कट्टरता और नफरत फैलाने वाली ताकतों से लगातार बचाना भी पड़ता है। जल्द ही उस जहर का असर दिखने लगा। एक छोटी सी बात पर कि मंदिर के पास से गुजरते मुस्लिम ताजिए का शोर ज्यादा था, शहर में दंगा भड़क गया। कई दुकानें जला दी गईं, कई लोग घायल हुए। सदियों का भाईचारा कुछ दिनों की नफरत के आगे हारता हुआ दिख रहा था। शहर के सूबेदार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन दिलों में लगी आग कर्फ्यू से नहीं बुझती। बीरबल जानते थे कि इस आग को बुझाने के लिए पानी नहीं, बल्कि विश्वास की जरूरत है। उन्होंने देखा कि पंडित विश्वनाथ और हजरत निजामुद्दीन दोनों ही अपने अपने समुदायों के दबाव में थे और सुलह की कोई पहल नहीं कर पा रहे थे। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। एक रात वह चुपके से पंडित विश्वनाथ से उनके गुरुकुल में मिले।
एक साधारण तीर्थयात्री के रूप में उन्होंने पंडित जी से धर्म और मानवता पर चर्चा की। बीरबल ने संस्कृत के उन श्लोकों का हवाला दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, की बात करते हैं। उन्होंने पंडित जी को याद दिलाया कि ज्ञान का सार जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगली रात वह एक मुरीद बनकर हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में गए। उन्होंने सूफी संतों की उन शिक्षाओं का जिक्र किया जो इश्क हकीकी, ईश्वर से प्रेम को खिदमते खल्क, मानवता की सेवा में देखती हैं। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि इस्लाम का पैगाम अमन और सलाम। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल की बुद्धिमत्ता और दरबारियों की प्रतिक्रिया पर आधारित एक विस्तृत कहानी। यह कहानी एक प्रश्न से शुरू होती है और उसके जवाब की खोज में एक पूरी यात्रा का वर्णन करती है, जो अंत में दरबारियों को निशब्द कर देती है। अकबर बीरबल, सत्य और असत्य की खोज। भाग एक गहन प्रश्न। आगरा के किले में दीवाने खास की भव्यता अपने चरम पर थी। संगमरमर के खंभों पर की गई बारीक नक्काशी सूरज की तिरछी किरणों से चमक रही थी और हवा में गुलाब जल और कीमती इत्र की मिलीजुली सुगंध तैर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। आज उनका मन शासन के रोजमर्रा के कामों से हटकर कुछ दार्शनिक गहराइयों में उतर गया था। दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा था। साम्राज्य के कोने कोने से आए अमीर, सेनापति, विद्वान और मंत्री अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। माहौल शांत था, सभी शहंशाह के बोलने का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। यह सवाल न तो किसी जंग के बारे में है, न ही खजाने के बारे में। यह सवाल हमारी सल्तनत की रूह के बारे में है। सभी दरबारी और भी अधिक चौकन्ने हो गए। शहंशाह ने अपनी नजरें पूरे दरबार पर घुमाते हुए पूछा, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी इस विशाल मुगलिया सल्तनत में सबसे बड़ा सच क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है। यह सवाल एक तीर की तरह दरबार के सन्नाटे में उतरा। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। इसका उत्तर किसी किताब में नहीं मिल सकता था। यह अनुभव, बुद्धि और समझ की परीक्षा थी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई इसे धर्म से जोड़ रहा था, कोई इसे शासन से। शहंशाह के सबसे वरिष्ठ सलाहकारों में से एक, इनायत खान, जो अपनी व्यावहारिक लेकिन चापलूसी भरी बातों के लिए जाने जाते थे, खड़े हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो। मेरे विचार में इस सल्तनत का सबसे बड़ा सच है आपका इकबाल। आपकी हुकूमत एक ऐसा सच है जिसे सूरज भी नहीं झुठला सकता। और सबसे बड़ा झूठ है यह सोचना कि कोई आपकी शान के खिलाफ जा सकता है। यह एक ऐसा झूठ है जो कहने वाले को तबाह कर देता है। अकबर ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे के भाव नहीं बदले। यह जवाब चापलूसी भरा था, लेकिन इसमें वह गहराई नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी। एक और दरबारी, जो खजाने का प्रमुख था, बोला, शहंशाह, सबसे बड़ा सच है हमारी सल्तनत का खजाना, जो सोने चांदी और हीरों से भरा है। यह हमारी ताकत का प्रतीक है। और सबसे बड़ा झूठ है गरीबी, जो बस एक अस्थायी अवस्था है जिसे मेहनत से दूर किया जा सकता है। यह जवाब भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर सका। एक एक करके कई दरबारियों ने अपने विचार रखे। किसी ने सेना को सच बताया तो किसी ने खुदा की इबादत को। लेकिन हर जवाब या तो चापलूसी से भरा था या अधूरा और सतही था। शहंशाह की नजरें अब उस व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो हमेशा अपनी चतुराई से उनकी उलझनों को सुलझा देता था। बीरबल, जो अब तक खामोश खड़े सब कुछ सुन रहे थे, शहंशाह की निगाहों को देखकर मुस्कुराए। बीरबल, अकबर ने कहा, पूरा दरबार अपने विचार रख चुका है।
अब तुम बताओ, तुम्हारी नजर में सल्तनत का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबारियों की नजरें बीरबल पर टिक गईं। कईयों के मन में ईर्ष्या थी। उन्हें लगा कि आज बीरबल जरूर फंसेंगे। यह कोई गणित का सवाल नहीं था जिसे हल कर दिया जाए। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, यह सवाल जितना गहरा है, इसका जवाब उतना ही सरल हो सकता है। लेकिन इसे शब्दों में बयां करने के लिए मुझे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सबूत चाहिए होंगे। मुझे इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत और शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें चाहिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। इनायत खान ने ताना कसते हुए कहा, वाह! एक जवाब के लिए 4 हफ्ते और 1000 मोहरें। लगता है बीरबल को पूरे साम्राज्य की सैर करनी है। कई दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा कि बीरबल जवाब न दे पाने के कारण भागने का बहाना बना रहे हैं। लेकिन अकबर बीरबल को जानते थे। उन्होंने कहा, मंजूर है। तुम्हें 4 हफ्ते और 1000 मोहरें दी जाती हैं। लेकिन याद रखना, अगर तुम खाली हाथ लौटे तो इस दरबार में तुम्हारी जगह नहीं होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया और अगले ही दिन एक साधारण व्यापारी का भेष बदलकर आगरा से निकल पड़े। दरबारी खुश थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार अपनी चतुराई के जाल में खुद ही उलझ गए हैं। भाग 2, बीरबल की यात्रा, झूठ की परछाई। बीरबल ने अपनी यात्रा किसी एक दिशा में तय नहीं की। वह यह जानते थे कि सत्य और असत्य किसी महल या शहर में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों और उनके कर्मों में बसते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत सल्तनत के एक दूरदराज के गांव पत्थरपुर से की। यह गांव अपनी गरीबी और सूखे के लिए कुख्यात था। एक साधारण मुसाफिर के वेश में बीरबल गांव की चौपाल पर पहुंचे। वहां कुछ कमजोर और उदास चेहरे वाले किसान बैठे थे। बीरबल ने उनसे बातचीत शुरू की। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बीरबल ने पूछा। एक बूढ़े किसान ने ठंडी आह भरकर कहा, क्या बताएं मुसाफिर भाई, ऊपर वाले की मार है। 3 साल से बारिश नहीं हुई, जमीन पत्थर हो गई है। और जो कुछ थोड़ा बहुत उगता है, उसे गांव का जमींदार हरलाल ले जाता है। बीरबल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, लेकिन शहंशाह अकबर का तो हुक्म है कि सूखे की स्थिति में लगान माफ कर दिया जाएगा। एक नौजवान किसान गुस्से में बोला, हुक्म तो दिल्ली से चलता है, पर यहां तक आते आते उसका मतलब बदल जाता है। जमींदार हरलाल हर साल आगरा में यह खबर भिजवाता है कि गांव में फसल अच्छी हुई है और उसने पूरा लगान शाही खजाने में जमा करवा दिया है। वह हमसे जबरदस्ती अनाज वसूलता है और उसे अपने गोदामों में भरकर रखता है। जब हम भूखे मर रहे होते हैं तो वह उसी अनाज को हमें ऊंचे दामों पर बेचता है। आगरा में बैठे अधिकारियों के लिए पत्थरपुर एक खुशहाल गांव है, लेकिन असलियत यह है कि यह एक कब्रगाह बनता जा रहा है। बीरबल को अपने सवाल का एक हिस्सा मिलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ एक ऐसा झूठ था जो किसी एक व्यक्ति के लालच से पैदा हुआ था और पूरे गांव को निगल रहा था। यह झूठ सिर्फ शब्दों का नहीं था, यह एक व्यवस्था बन चुका था, जो कागजों पर सच दिखता था पर जमीन पर हजारों लोगों के लिए मौत का सामान था। बीरबल ने कुछ दिन गांव में बिताए। उन्होंने हरलाल की हवेली के आसपास भेष बदलकर घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में बैलगाड़ियां उसके गोदामों से अनाज भरकर पास के शहर के बाजार में ले जाती थीं। उन्होंने उन झूठे दस्तावेजों को भी देखा जिन्हें हरलाल तैयार करवाता था। एक रात बीरबल ने गांव के कुछ साहसी नौजवानों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी असली पहचान बताए बिना कहा, अगर तुम इससे छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी।
बीरबल की योजना के अनुसार जब हरलाल के कारिंदे किसानों से जबरदस्ती अनाज छीन रहे थे तो गांव वालों ने पहली बार उनका विरोध किया। उसी समय बीरबल ने पास की मुगल चौकी तक यह खबर पहुंचा दी कि गांव में दंगा हो गया है। जब मुगल सिपाही आए तो बीरबल ने उन्हें एक व्यापारी के तौर पर सबूत दिखाए कि कैसे हरलाल शाही खजाने को धोखा दे रहा है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। हरलाल के गोदामों पर छापा मारा गया। अंदर अनाज के पहाड़ देखकर सिपाहियों की आंखें फटी रह गईं। हरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों को जब पता चला कि उस अजनबी मुसाफिर ने ही उनकी मदद की तो वे उसका धन्यवाद करने आए, लेकिन बीरबल वहां से जा चुके थे। बीरबल ने अपनी डायरी में लिखा, झूठ स्वार्थ की कोख से जन्मा वह राक्षस है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। यह एक व्यक्ति के लालच से शुरू होता है और पूरे समाज की नींव को खोखला कर देता है। सल्तनत का सबसे बड़ा झूठ है दिखावा, वह दिखावा जो सच की खाल ओढ़कर आता है। भाग 3, बीरबल की यात्रा, सत्य की खोज। झूठ की भयावहता को देखने के बाद बीरबल अब सत्य की खोज में निकले। वह पश्चिम की ओर बढ़े और नेकींदी नामक एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। यह कस्बा अपनी ईमानदारी और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बीरबल की मुलाकात एक बूढ़े मूर्तिकार शंकर से हुई। शंकर की उम्र 70 से ज्यादा थी, लेकिन उसके हाथों में अभी भी जादू था। वह पत्थर से ऐसी मूर्तियां गढ़ता था मानो उनमें जान डाल दी हो। लेकिन उसकी प्रसिद्धि उसकी कला से ज्यादा उसकी ईमानदारी के कारण थी। बीरबल ने देखा कि शंकर अपना काम पूरी लगन और सच्चाई से करता था। अगर किसी मूर्ति में जरा सी भी खरोंच आ जाती तो वह उसे बेचता नहीं था, भले ही ग्राहक उसे खरीदने के लिए तैयार हो। वह कहता, मैं अपनी कला के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। यह मेरी आत्मा का सच है। एक दिन उस सूबे का सूबेदार नेकीनगर आया। उसे अपने नए महल के लिए एक विशाल मूर्ति बनवानी थी। उसने शंकर को बुलाया और उसे 1000 सोने की मोहरों का लालच देकर कहा कि उसे यह मूर्ति 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। शंकर ने विनम्रता से कहा, हुजूर, इतनी बड़ी और बारीक मूर्ति बनाने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। 1 हफ्ते में यह संभव नहीं है। अगर मैं जल्दी में बनाऊंगा तो कला के साथ न्याय नहीं होगा। सूबेदार को गुस्सा आ गया। उसने धमकी दी, शंकर, तुम मेरी हुक्मोदूली कर रहे हो। अगर 1 हफ्ते में मूर्ति तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। पूरे कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग डर गए। उन्होंने शंकर को समझाया कि वह जैसा तैसा बनाकर सूबेदार को दे दे, अपनी जान क्यों जोखिम में डालता है। लेकिन शंकर ने कहा, मैं अपनी कला और अपने उसूलों से समझौता नहीं करूंगा। सच को आंच नहीं आती। मेरा सच मेरी कला है और मैं उसे झूठ नहीं बनने दूंगा। वह हफ्ता शंकर और उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। सूबेदार के सिपाही रोज आकर उसे धमकाते, लेकिन शंकर शांत मन से अपना दूसरा काम करता रहा। उसने सूबेदार के लिए मूर्ति बनाना शुरू ही नहीं किया। हफ्ते के आखिरी दिन सूबेदार अपने सिपाहियों के साथ शंकर की दुकान पर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। कहाँ है मूर्ति? वह चिल्लाया। शंकर ने शांति से जवाब दिया, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि 1 हफ्ते में यह नहीं बन सकती। मैंने झूठ का सहारा लेकर आपको धोखा देना उचित नहीं समझा। सूबेदार ने सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन तभी कस्बे के सैकड़ों लोग शंकर की दुकान के बाहर जमा हो गए। वे सब चुपचाप शांति से खड़े थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में शंकर के लिए सम्मान और सूबेदार के लिए धिक्कार था। यह एक मौन विरोध था।
सूबेदार समझ गया कि शंकर को गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा। अगर उसने ऐसा किया तो पूरे कस्बे में विद्रोह हो सकता है। शंकर की दशकों की ईमानदारी ने उसे इतनी ताकत दे दी थी कि पूरी प्रजा उसके साथ खड़ी थी। सूबेदार को अपना फैसला बदलना पड़ा। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। बीरबल, जो यह सब एक आम नागरिक के रूप में देख रहे थे, शंकर के पास गए। उन्होंने कहा, बाबा, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप चाहते तो झूठा वादा कर सकते थे। शंकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शरीर मर जाता है लेकिन सच जिंदा रहता है। मेरा सच मेरी कला और मेरी जुबान की पवित्रता है। अगर मैं उसे ही खो देता तो मेरे जीने का क्या मतलब था। बीरबल को अपने सवाल का दूसरा हिस्सा भी मिल गया था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, सच किसी व्यक्ति की आत्मा की वह आवाज है जो किसी भी डर या लालच से झुकती नहीं। यह कोई वस्तु नहीं बल्कि एक चरित्र है। सल्तनत का सबसे बड़ा सच है अंतरात्मा, वह आवाज जो हमें सही और गलत का भेद बताती है और हमें निडर बनाती है। भाग 4, दरबार में वापसी और अंतिम जवाब। पूरे 4 हफ्ते बाद बीरबल वापस आगरा के दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा यात्रा की धूल से सना था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। सभी दरबारी उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। इनायत खान ने व्यंग्य से कहा, तो आ गए शहंशाह के चहेते। कहाँ है आपका जवाब? या फिर 1000 मोहरें हवा में उड़ाकर आ गए? अकबर ने सबको शांत रहने का इशारा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल, हम अपने सवाल का जवाब सुनने के लिए बेताब हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, आलमपनाह, मैं जवाब भी लाया हूं और सबूत भी। बीरबल के इशारे पर 2 लोगों को दरबार में लाया गया। एक था जमींदार हरलाल, जो अब जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और दूसरा था बूढ़ा मूर्तिकार शंकर, जिसकी आंखों में शांति और स्वाभिमान था। बीरबल ने पहले हरलाल की ओर इशारा करते हुए पत्थरपुर की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे इस एक व्यक्ति के झूठ और लालच ने हजारों लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचा दिया था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, सल्तनत का सबसे बड़ा झूठ है स्वार्थ। यह वह झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है कि उसका फायदा दूसरों के नुकसान से बड़ा है। यह हरलाल के मन में था। यह झूठ दस्तावेजों में, इमारतों में, वादों में और हर उस जगह हो सकता है जहां इंसानियत से ज्यादा दौलत को तवज्जो दी जाती है। यह हमारी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह भीतर से खोखला करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। इनायत खान का चेहरा पीला पड़ गया। यह जवाब उसकी सोच से कोसों दूर था। फिर बीरबल मूर्तिकार शंकर के पास गए और नेकीनगर की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे इस बूढ़े आदमी ने मौत की धमकी के सामने भी अपनी कला और अपने वचन के सच को नहीं छोड़ा। और आलमपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, इस सल्तनत का सबसे बड़ा सच है करुणा और कर्तव्य। यह वह सच है जो इंसान को निडर बनाता है। यह शंकर बाबा के चरित्र में था। यह उस किसान की मेहनत में है जो धरती का सीना चीरकर सबके लिए अन्न उगाता है। यह उस सिपाही की वफादारी में है जो सरहद पर अपनी जान देता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खजाने में रखा जा सके, यह वह गुण है जो हमारी प्रजा को एक दूसरे से जोड़ता है और इस सल्तनत को महान बनाता है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की, संक्षेप में, हुजूर, सबसे बड़ा झूठ है मैं और सबसे बड़ा सच है हम। बीरबल का जवाब सुनकर दरबारी भी। बीरबल का जवाब सुनकर पूरे दरबार पर जैसे बिजली गिर गई। यह कोई चतुराई भरा जवाब नहीं था, यह एक आईना था जिसमें हर दरबारी को अपना अक्स दिख रहा था। इनायत खान और अन्य दरबारी,
जो हमेशा अपने फायदे, अपनी जागीर और अपनी पदवी के बारे में सोचते थे, शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने बीरबल को एक साधारण सवाल में फंसाना चाहा था, लेकिन बीरबल ने उस सवाल को शासन और मानवता का एक गहरा दर्शन बना दिया था। उनकी आंखों के सामने उनका अपना स्वार्थ, उनकी चापलूसी और उनका दिखावा किसी फिल्म की तरह घूम गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिन चीजों को सच मानते थे, जैसे दौलत, ताकत और पद, वे सब बीरबल के बताए झूठ यानी स्वार्थ के ही रूप थे। और जिस चीज को वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे, ईमानदारी, कर्तव्य और करुणा, वही असली सच था जो साम्राज्य को चला रहा था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि का भाव था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने सिर्फ हमारा सवाल हल नहीं किया है, शहंशाह ने भारी आवाज में कहा, तुमने हमें शासक होने का असली मतलब समझाया है। आज से मुगल सल्तनत का मूल मंत्र यही होगा, स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य और करुणा के सच को स्थापित करना। शहंशाह ने जमींदार हरलाल को कठोर दंड दिया और मूर्तिकार शंकर को राजकीय सम्मान से नवाजा। उस दिन के बाद दरबारियों का बीरबल को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। वे अब उससे केवल ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। वे समझ गए थे कि बीरबल की ताकत उसकी हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि उसकी गहरी समझ, उसकी मानवता और सच को पहचानने की उसकी अद्भुत क्षमता में निहित थी। बीरबल का जवाब एक ऐसा तीर था जो सीधा उनके दिलों और उनकी आत्मा में जाकर लगा था और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वे जिस सल्तनत की सेवा कर रहे हैं, उसके प्रति उनका अपना सच और झूठ क्या है। जब बीरबल ने असंभव को संभव कर दिखाया, एक विस्तृत कहानी। मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार अपनी पूरी शानो-शौकत के साथ लगा हुआ था। दुनिया भर के राजदूत, विद्वान, कलाकार और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तभी एक ईरानी व्यापारी, मिर्जा ज़मान बेग, ने दरबार में प्रवेश किया। मिर्जा अपनी चतुराई और पहेलियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और एक चुनौती पेश की, जहां पनाह, मैंने आपके नवरत्नों, खासकर बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं एक ऐसी चुनौती लेकर आया हूं, जिसे अगर आपके दरबार में किसी ने हल कर दिया, तो मैं मान जाऊंगा कि हिंदुस्तान में वाकई अक्लमंदों की कमी नहीं है। अकबर को चुनौतियां हमेशा से पसंद थीं। उन्होंने मिर्जा को अपनी चुनौती पेश करने का आदेश दिया। मिर्जा के इशारे पर उसके सेवक एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आए, जिसमें एक खूंखार शेर बंद था। यह देखकर दरबार में सनसनी फैल गई। मिर्जा ने अपनी चुनौती बताई, इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है, लेकिन शर्त यह है कि पिंजरे को छुआ नहीं जाएगा और न ही उसे तोड़ा जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह तो सरासर एक असंभव कार्य था। भला बिना पिंजरे को छुए या तोड़े शेर को बाहर कैसे निकाला जा सकता था? अकबर की नजरें बीरबल को तलाशने लगीं। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर के पूछने पर बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। उन्होंने लोहे की कुछ लंबी और मोटी सलाखों की मांग की। अकबर ने तुरंत उनकी मांग पूरी करने का आदेश दिया। 1 अगले दिन बीरबल उन लोहे की सलाखों के साथ दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने उन सलाखों को आग में तब तक गर्म करने का आदेश दिया जब तक कि वे एकदम लाल न हो जाएं। जब सलाखें पूरी तरह से गर्म हो गईं, तो बीरबल ने उन्हें पिंजरे के चारों ओर रखवा दिया, लेकिन पिंजरे को छुआ नहीं। गर्म सलाखों की गर्मी से पिंजरा धीरे धीरे गर्म होने लगा। कुछ ही देर में पिंजरे के अंदर बंद शेर बेचैन होने लगा। जैसे ही गर्मी और बढ़ी, शेर पिघलना शुरू हो गया। 2 यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए।
दरअसल वह शेर असली नहीं बल्कि मोम का बना हुआ था। 2-3 बीरबल ने जब पहली बार पिंजरे को ध्यान से देखा था तभी वह समझ गए थे कि शेर की चमक और उसकी बनावट असली नहीं है और यह मोम का हो सकता है। 1-2 देखते ही देखते पूरा मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया। इस तरह बिना पिंजरे को छुए या तोड़े बीरबल ने शेर को बाहर निकाल दिया। 3 मिर्जा ज़मान बेग, जो अपनी चतुराई पर बहुत घमंड करता था, बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और बीरबल की तारीफ की। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और विवेक से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। यह कहानी आज भी बीरबल की चतुराई और उनकी समस्याओं को सुलझाने की अनोखी क्षमता की मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है। दिए उनका चेहरा अब शांत नहीं था, बल्कि उस पर एक शिकारी जैसी निश्चितता और आत्मविश्वास था। वह इस खेल के आखिरी दाव के लिए तैयार थे। भाग 3, न्याय का दिन और षड्यंत्र का पर्दाफाश। तीसरे दिन दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें बीरबल पर टिकी थीं। मिर्जा ज़रार और शमशेर खान पहली पंक्ति में बैठे थे। उनके चेहरों पर जीत की उम्मीद साफ झलक रही थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल के लिए एक उम्मीद की किरण थी। बीरबल आगे बढ़े और शहंशाह को सलाम किया। बीरबल, अकबर ने कहा, पूरा दरबार तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। क्या तुम सच और झूठ के बीच की रेखा खींच पाए? जी जहांपनाह, बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। सच हमेशा सूरज की तरह होता है, उसे बादलों से कुछ देर के लिए ढका तो जा सकता है, लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने कासिम और यूसुफ दोनों को सामने बुलाने की इजाजत मांगी। दोनों दरबार के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। वह सीलबंद मर्तबान भी उनके पास रख दिया गया। बीरबल पहले कासिम की ओर मुड़े। कासिम, तुम कसम खाते हो कि तुमने इस मर्तबान को कभी नहीं खोला और न ही इसके अंदर की किसी चीज को छुआ? कासिम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं खुदा की कसम खाता हूं। फिर बीरबल यूसुफ की ओर मुड़े। यूसुफ, और तुम कहते हो कि जब तुमने इसे खोला तो इसमें सिर्फ पत्थर थे? हाँ, यूसुफ ने गुस्से से कहा। इस बेईमान ने मेरे पिता की सारी दौलत हड़प ली। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चोर को पकड़ने के लिए हमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। इसका जवाब विज्ञान और तर्क में छिपा है। उन्होंने एक सेवक को इशारा किया, जो पानी से भरा एक बड़ा तांबे का बर्तन और आग की एक छोटी अंगीठी लेकर आया। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति हैरान था कि बीरबल क्या करने जा रहे हैं। सोना, बीरबल ने समझाना शुरू किया, एक भारी धातु है। सालों तक जब सोने की अशर्फियां एक मिट्टी के बर्तन में बंद रहती हैं, तो वे अपनी जगह पर दबाव डालती हैं। समय के साथ सोने के बेहद सूक्ष्म कण, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, बर्तन की अंदरूनी सतह की मिट्टी में समा जाते हैं। मिर्जा ज़रार की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल किस दिशा में जा रहे हैं। बीरबल ने आगे कहा, अगर इस मर्तबान में सालों तक सोना रखा गया होता, तो इसकी दीवारों ने सोने के उन कणों को सोख लिया होता। और अगर इसमें हमेशा से सिर्फ पत्थर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उन्होंने सेवक को आदेश दिया, इस मर्तबान को तोड़ दो और इसके टुकड़ों को इस पानी के बर्तन में डालकर उबालो। सेवक ने हथौड़े से मर्तबान को तोड़ दिया। उसके अंदर से वाकई रंग बिरंगे पत्थर और कंकड़ निकले। उन टुकड़ों को पानी में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया गया। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। जैसे जैसे पानी उबलने लगा, एक अद्भुत घटना घटी।
पानी की सतह पर सोने के बेहद महीन चमकते हुए कण तैरने लगे। वे इतने सूक्ष्म थे कि अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सूरज की रोशनी में पानी की सतह एक सुनहरी चमक से भर गई थी। यह रहा आपका सबूत जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की। इस मर्तबान में सालों तक सोना रखा गया था। पानी में तैरते ये सोने के कण इस बात के गवाह हैं। इसका मतलब है कि सौदागर इब्राहिम ने इसमें सोना ही रखा था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। अगर मर्तबान में सोना था तो इसका मतलब कासिम झूठ बोल रहा था। उसी ने सोना निकालकर पत्थर भरे थे। कासिम का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मिर्जा ज़रार का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी चुनौती का जवाब मिल गया था। लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं थे। यह तो उनकी जीत का केवल पहला हिस्सा था। वह सीधे मिर्जा ज़रार की ओर मुड़े। मिर्जा, आपके अदलेस खान का फैसला तो हो गया, लेकिन एक और मामला है जिसका फैसला होना बाकी है, नमकहरामी आगरा का मामला। यह सुनकर शमशेर खान चौंक गया। बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला कभी भी न्याय के लिए नहीं लाया गया था। यह एक रूप से रचा गया नाटक था, एक षड्यंत्र था जिसका मकसद आपकी सल्तनत की जड़ों को खोखला करना था। मिर्जा ज़रार और हमारे अपने सेनापति शमशेर खान ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि मेरी नाकामी का फायदा उठाकर वे सल्तनत में विद्रोह की आग भड़काएंगे। बीरबल ने अपने जासूसों द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत पेश किए। उन दोनों के बीच आदान प्रदान हुए गुप्त संदेश, उनके गुप्त मुलाकातों के गवाह और उनकी योजनाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब दरबार में सन्नाटा नहीं, बल्कि क्रोध और विश्वासघात की लहर दौड़ गई। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने फौरन मिर्जा ज़रार और शमशेर खान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। शाही गार्ड्स आगे बढ़े और उन दोनों को पकड़ लिया जो अब तक अपने होश खो चुके थे। भाग 4, एक अभूतपूर्व सम्मान। उस दिन बीरबल ने केवल एक पहेली नहीं सुलझाई थी, उन्होंने मुगल साम्राज्य को एक आसन्न गृहयुद्ध और बाहरी हस्तक्षेप से बचाया था। उन्होंने न केवल अपनी बुद्धि बल्कि अपनी वफादारी और दूरदर्शिता का भी प्रमाण दिया था। शाम को जब दरबार फिर से जुड़ा तो माहौल बिल्कुल अलग था। अकबर अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रखा, जो एक शहंशाह द्वारा अपने दरबारी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। बीरबल, अकबर की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आज तुमने सोने की अशर्फिया या जागीर नहीं जीती है। आज तुमने हमारा विश्वास, हमारा सम्मान और इस सल्तनत का भविष्य जीता है। तुमने साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान और वफादार सलाहकार की कीमत किसी भी खजाने से बढ़कर होती है। तुमने केवल न्याय नहीं किया, तुमने न्याय की रक्षा की है। उस दिन अकबर ने बीरबल को वजीर आजम, मुख्यमंत्री के पद के बराबर का दर्जा और अक्लुल मुल्क, साम्राज्य की बुद्धि की उपाधि से सम्मानित किया। यह बीरबल के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। यह केवल एक मामले को सुलझाने या इनाम जीतने की जीत नहीं थी, यह ज्ञान की धोखे पर, वफादारी की गद्दारी पर और न्याय की अन्याय पर अंतिम और निर्णायक विजय थी। और इस तरह यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई का बल्कि बीरबल ने एक ही बात में जीत लिया दरबार। आगरा की उस भव्य सुबह में, जब यमुना का पानी सूरज की पहली किरणों से सोना हो रहा था, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सज चुका था। दीवान-ए-आम के संगमरमरी खंभे गूंज रहे थे, हवा में इत्र और मसालों की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी और दूर दूर से आए फरियादी अपनी अर्जियां लिए कतार में खड़े थे। शहंशाह अकबर अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे,
मानो आकाशगंगा के 9 सबसे चमकदार सितारे जमीन पर उतर आए हों। लेकिन आज दरबार का माहौल कुछ बदला हुआ था। हवा में एक अनकही चुनौती की सरसराहट थी। इसका कारण था ईरान से आया एक विद्वान हकीम मिर्जा जमान। मिर्जा जमान सिर्फ एक हकीम नहीं था, बल्कि वह तर्कशास्त्र, खगोल और गणित का प्रकांड पंडित माना जाता था। उसकी शोहरत ईरान से निकलकर मुगल सल्तनत तक पहुंच चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वह दरबार में अपनी विद्वता का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि बड़े बड़े मंत्री और सलाहकार उसके सामने पानी भरते नजर आ रहे थे। मिर्जा जमान की नजर में एक व्यक्ति कांटे की तरह चुभ रहा था, और वह थे बीरबल। एक बीरबल जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार और नवरत्नों में से एक थे। दो, उनकी प्रसिद्धि किसी किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी, व्यावहारिक बुद्धि और इंसान को परखने की अद्भुत क्षमता पर टिकी थी। 3, मिर्जा जमान को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह गप्पी और मस्खरा समझता था, शहंशाह का सबसे करीबी कैसे हो सकता है। उसने ठान लिया था कि वह बीरबल को भरे दरबार में अपमानित करके रहेगा। आज उसे मौका मिल गया। दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि मिर्जा जमान अपनी जगह से उठा और शहंशाह को अदब से सलाम करते हुए बोला, आलमपनाह, आपकी सल्तनत की महानता और आपके न्याय की चर्चा दूर दूर तक है। आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और गुणीजन मौजूद हैं। लेकिन सच्ची बुद्धिमानी केवल बातों की चतुराई में नहीं, बल्कि यथार्थ के सटीक ज्ञान में बसती है। अकबर उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, साफ साफ कहिए हकीम साहब, आप क्या कहना चाहते हैं। मिर्जा जमान ने एक तिरछी नजर बीरबल पर डाली और कहा, जहां पनाह, मैं आपके सबसे काबिल सलाहकार राजा बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल है जो छोटा है, पर जिसका जवाब किसी सल्तनत के सटीक प्रबंधन और उसके वजीर की काबिलियत का असली पैमाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि निशाना बीरबल पर है। बीरबल से जलने वाले दरबारी, जिनमें मुल्ला दो प्याजा भी शामिल थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। 4, अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से बैठे थे, मानो उन्हें इस चुनौती का पहले से ही अंदाजा हो। अकबर ने कहा, इजाजत है, पूछिए अपना सवाल। मिर्जा जमान ने अपनी आवाज में अहंकार घोलते हुए कहा, राजा बीरबल, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे इस महान शहर आगरा में कुल कितने कौवे मौजूद हैं। मुझे एकदम सटीक संख्या चाहिए। सवाल सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसा सवाल था? यह तो असंभव था। शहर के कौवों को कौन गिन सकता है? यह तो बीरबल को फंसाने की एक सीधी सी चाल थी। कुछ दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल की छुट्टी तय है। अकबर भी इस बेतुके सवाल से हैरान थे, लेकिन चुनौती दी जा चुकी थी। अब उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। वे जानते थे कि बीरबल के पास हर मुश्किल का कोई न कोई हल जरूर होता है, लेकिन यह सवाल तो सारी हदों के पार था। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर मिर्जा जमान की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, हकीम साहब, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। एक अच्छे प्रशासक को अपने राज्य के बारे में हर छोटी बड़ी बात का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ तक कि कौवों की संख्या का भी। मुझे इस गणना के लिए बस एक दिन का समय चाहिए। कल इसी समय मैं आपको आगरा के कौवों की सटीक संख्या बता दूंगा। यह सुनकर मिर्जा जमान की हंसी छूट गई। एक दिन? क्या तुम एक दिन में पूरे शहर के कौवे गिन लोगे? यह नामुमकिन है। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया,
मुमकिन है या नामुमकिन, इसका फैसला तो कल होगा। अकबर ने बीरबल को 1 दिन की मोहलत दे दी और दरबार बर्खास्त हो गया। अगले दिन दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल इस असंभव चुनौती का क्या जवाब देते हैं। मिर्जा जमान अपने साथियों के साथ विजयी भाव से बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि बीरबल आज सबके सामने शर्मिंदा होंगे। नियत समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा शांत और आत्मविश्वास से भरा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम अपना काम पूरा कर आए? क्या तुम्हारे पास हकीम साहब के सवाल का जवाब है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। मैंने पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से आगरा के सारे कौवों की गिनती की है। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। मिर्जा जमान ने व्यंग्य से पूछा, तो बताइए महाशय, कितने कौवे हैं इस शहर में? बीरबल ने एक क्षण के लिए पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई और फिर एक गंभीर आवाज में कहा, जहांपना, हमारे शहर आगरा में इस समय ठीक 96,733 कौवे हैं। यह संख्या सुनकर सब हैरान रह गए। कोई इतनी सटीक संख्या कैसे बता सकता था? मिर्जा जमान जोर से हंसा, यह बकवास है। तुम यह कैसे साबित कर सकते हो कि तुम्हारी गिनती सही है? अगर मैंने अपने आदमियों से गिनती करवाई और संख्या अलग निकली तो? यही वह क्षण था जिसका बीरबल को इंतजार था। यही वह जाल था जिसमें बीरबल ने मिर्जा जमान को फंसाया था। बीरबल ने मिर्जा जमान की आंखों में आंखें डालकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वह ऐतिहासिक वाक्य कहा जिसने दरबार का रुख ही पलट दिया। हुजूर, अगर गिनती करने पर कौवों की संख्या इससे ज्यादा निकले तो समझिएगा कि कुछ कौवे बाहर से अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा आए हुए हैं, और अगर संख्या कम निकले तो समझ लीजिएगा कि आगरा के कुछ कौवे शहर से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि इस जवाब पर हंसा जाए या इसकी गहराई पर अचंभा किया जाए। बीरबल ने एक ही वाक्य में एक ऐसा तर्क दिया था जिसे दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती थी। उन्होंने एक अकाट्य सत्य पेश कर दिया था जिसका कोई प्रमाण नहीं मांगा जा सकता था। अगले ही पल शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे दीवाने-आम में फैल गई। उन्हें देख बाकी दरबारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मिर्जा जमान का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसकी किताबी विद्वता बीरबल की व्यावहारिक बुद्धि के सामने धूल चाट रही थी। उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वह समझ गया था कि वह हार चुका है, बुरी तरह हार चुका है। अकबर ने अपनी हंसी रोककर कहा, वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी चतुराई को, पांच, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि किताबों के बोझ में नहीं बल्कि दिमाग की हाजिर जवाबी में होती है। 6 उस दिन के बाद मिर्जा जमान ने फिर कभी बीरबल को चुनौती देने। बीरबल ने अकबर से जीते सोने के एक सिक्के, एक दिलचस्प कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर में जब शहंशाह अकबर का शासन था, उनकी राजधानी आगरा न केवल अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी बल्कि अकबर और उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते थे और हर बार बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से शहंशाह को आश्चर्यचकित कर देते थे। यह कहानी एक ऐसी ही घटना के बारे में है जब बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल एक गंभीर समस्या का समाधान किया बल्कि शहंशाह अकबर से सोने के 10,000 सिक्के भी जीत लिए। दरबार में एक अजीब घोषणा।
एक दिन जब आगरा का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था, शहंशाह अकबर कुछ चिंतित और विचारमग्न दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसे देखकर सभी दरबारी हैरान थे। अचानक अकबर ने एक घोषणा की जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। शहंशाह ने कहा, आज हम अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। जो कोई भी हमारे 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे हम सोने के 10,000 सिक्कों का इनाम देंगे। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। सोने के 10,000 सिक्के एक बहुत बड़ी रकम थी और हर कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन साथ ही वे अकबर के सवालों को लेकर भी चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि शहंशाह के सवाल कभी भी सीधे और सरल नहीं होते थे। अकबर ने अपने 3 सवाल पूछे। दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? दुनिया में सबसे तेज क्या है? दुनिया में सबसे मीठा क्या है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन इनका जवाब देना उतना ही मुश्किल था। दरबारियों ने अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ है, तो किसी ने कहा कि सबसे बड़ा समुद्र है। किसी ने कहा कि सबसे तेज हवा है, तो किसी ने कहा कि सबसे तेज रोशनी है। किसी ने कहा कि सबसे मीठा शहद है, तो किसी ने कहा कि सबसे मीठा गन्ना है। लेकिन अकबर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये सभी जवाब गलत हैं। आप लोगों ने जो भी बताया है वह सब इस दुनिया में मौजूद चीजों के बारे में है, लेकिन हमारे सवालों का जवाब इससे कहीं गहरा है। जब कोई भी दरबारी सही जवाब नहीं दे सका, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवालों का कोई जवाब है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जी जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन सवालों का जवाब देने की कोशिश कर सकता हूं। अकबर ने कहा, इजाजत है। हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। बीरबल का चतुराई भरा जवाब। बीरबल ने एक एक करके तीनों सवालों का जवाब देना शुरू किया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है। जब किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है, तो वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जरूरत इंसान को बड़े से बड़ा काम करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी जरूरत है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी गहराई से इस सवाल का जवाब दिया है। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे तेज विचार है। इंसान का विचार पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। हम एक पल में आगरा में होते हैं और दूसरे ही पल में हमारा विचार हमें 7 समंदर पार ले जा सकता है। इसलिए दुनिया में सबसे तेज विचार है। अकबर बीरबल के इस जवाब से भी बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की सोच कितनी तेज और अनोखी है। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे मीठा क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी अपनी मतलब की बात होती है। जब कोई इंसान अपने मतलब की बात करता है, तो वह उसे दुनिया की सबसे मीठी चीज लगती है, चाहे वह दूसरों को कितनी भी कड़वी क्यों न लगे। इसलिए दुनिया में सबसे मीठी अपनी मतलब की बात है। अकबर बीरबल के इन तीनों जवाबों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत सोने के 10,000 सिक्के बीरबल को इनाम में देने की घोषणा कर दी। दरबारियों की ईर्ष्या और एक नई चुनौती। बीरबल की इस सफलता से दरबार के बाकी दरबारी जल भुन गए। वे हमेशा से बीरबल से ईर्ष्या करते थे और यह घटना उनकी ईर्ष्या की आग में घी का काम कर गई।
उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक नई योजना बनाई। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे तो कुछ दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत घमंडी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। आपको उनकी एक और परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर अपने दरबारियों की बातों में आ गए। उन्होंने बीरबल को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। आज हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंपते हैं जिसे अगर तुमने पूरा कर दिया तो हम तुम्हें सोने के 10,000 सिक्के और देंगे। लेकिन अगर तुम यह काम नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी सलाहकार की पदवी छोड़नी होगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने कहा, तुम्हें हमें एक ऐसा चोर लाकर देना है जो न तो इस दुनिया का हो और न ही उस दुनिया का। यह सुनकर बीरबल भी सोच में पड़ गए। यह एक बहुत ही अजीब और मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अकबर से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और अकबर ने उन्हें 1 हफ्ते का समय दे दिया। बीरबल की खोज और एक अनपेक्षित चोर। बीरबल ने उस अजीब चोर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक सोचा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वे जानते थे कि अकबर ने उन्हें फंसाने के लिए यह जाल बिछाया है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। आखिरकार एक दिन जब वे बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को एक दुकान से मिठाई चुराते हुए देखा। दुकानदार ने बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारने लगा। बीरबल ने दुकानदार को रोका और बच्चे से पूछा कि उसने चोरी क्यों की। बच्चे ने रोते हुए बताया कि उसकी मां कई दिनों से बीमार है और उसने कुछ नहीं खाया है। उसने मिठाई इसलिए चुराई ताकि वह अपनी मां को खिला सके। बीरबल को बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने दुकानदार को मिठाई के पैसे दिए और बच्चे को अपने साथ ले गए। रास्ते में बीरबल ने बच्चे से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? बच्चे ने कहा, जी, आपने मेरी मदद की है, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। बीरबल ने बच्चे को अपनी योजना समझाई। बच्चा बीरबल की योजना सुनकर पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर वह मान गया। अगले दिन बीरबल उस बच्चे को लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए वह चोर ले आया हूं जो न तो इस दुनिया का है और न ही उस दुनिया का। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने बच्चे की ओर देखा और कहा, यह बच्चा चोर कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा अभी इतना छोटा है कि इसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। इसने जो चोरी की है वह अपनी मां की भूख मिटाने के लिए की है। इसे अभी तक इस दुनिया के पाप और पुण्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह इस दुनिया का नहीं है। और क्योंकि यह अभी जीवित है, इसलिए यह उस दुनिया का भी नहीं है। इसलिए यह एक ऐसा चोर है जो न तो इस दुनिया का है और न ही उस दुनिया का। अकबर का पश्चाताप और बीरबल की जीत। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर निशब्द रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दरबारियों की बातों में आकर बीरबल के साथ अन्याय किया था। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और उन्हें सोने के 10,000 सिक्के और देने का वादा किया। अकबर ने उस बच्चे की भी मदद की और उसकी मां के इलाज का सारा खर्च उठाया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा एक बार फिर पूरे मुगल साम्राज्य ने मान लिया। दरबारियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से माफी मांगी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता और उनकी समस्याओं को सुलझाने की अनोखी क्षमता का एक और उदाहरण देती है।
बीरबल ने न केवल अपनी चतुराई से शहंशाह अकबर का दिल जीता, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि दया, करुणा और मानवीय मूल्यों को समझने में भी निहित है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से उसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्धि का पाठ जब बीरबल ने सिखाया शहंशाह अकबर को। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक प्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे, जिनकी हुकूमत का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराता था। उनका दरबार एक से बढ़कर एक विद्वानों, कलाकारों और सलाहकारों से सुशोभित था, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इन्हीं नवरत्नों में एक हीरा ऐसा भी था जिसकी चमक सबसे निराली थी, बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, न केवल अकबर के मुख्य सलाहकार थे, बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी थे। उनकी हाजिर जवाबी, असाधारण बुद्धिमत्ता और हर समस्या को चुटकियों में सुलझाने की कला ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक बादशाह और उसके मंत्री का नहीं था, यह दो ऐसे दोस्तों का रिश्ता था जहां एक के पास असीमित शक्ति थी, तो दूसरे के पास उस शक्ति को सही दिशा दिखाने वाली असीमित बुद्धि। यूं तो अकबर स्वयं बहुत समझदार थे, लेकिन कभी कभी शाही मिजाज, गुस्सा और अभिमान उन पर हावी हो जाता था। ऐसे ही मौकों पर बीरबल अपनी चतुराई से उन्हें बड़ी सरलता से जीवन के वे पाठ पढ़ा जाते थे, जो बड़ी बड़ी किताबें और उपदेशक भी नहीं सिखा सकते थे। ऐसी ही एक कहानी है जब बीरबल ने अकबर को उनके गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें बुद्धि के वास्तविक मूल्य का एहसास कराया। दरबार की एक गर्म सुबह और बादशाह का गुस्सा। आगरा के किले में दीवान-ए-आम पूरी तरह से भरा हुआ था। रेशमी पर्दों और कीमती कालीनों से सजे दरबार में अनुशासन और शाही शिष्टाचार की हवा थी। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे और किसी गंभीर मसले पर चर्चा चल रही थी। उस दिन किसी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद को लेकर दरबार में गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई थी। एक तरफ सैन्य प्रमुख और कुछ दरबारी थे जो फौरन युद्ध का ऐलान करने के पक्ष में थे, वहीं दूसरी ओर बीरबल थे जो शांति और कूटनीति से मसले को हल करने की सलाह दे रहे थे। बीरबल ने अपनी बात रखते हुए कहा, आलमपनाह, जंग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। इसमें दोनों तरफ के बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं और शाही खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। हमें पहले बातचीत का एक और मौका देना चाहिए। यह सुनते ही एक सेनापति तैश में आकर बोला, बीरबल जी, यह सल्तनत की आन का सवाल है। आपकी ये बातें हमें कमजोर साबित करेंगी। धीरे धीरे माहौल गर्माता गया। अकबर का चेहरा भी तमतमा रहा था। उन्हें लग रहा था कि बीरबल की सलाह उनकी शान के खिलाफ है। गुस्से में उनकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो गई थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, बस बीरबल, बहुत हो गया। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। लगता है दरबार में रहते रहते आप हुकूमत के तौर तरीके भूल गए हैं। हम जो फैसला लेंगे वही सल्तनत के हक में होगा। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन एक सलाहकार का फर्ज है कि वह बादशाह को हर पहलू से आगाह करे, चाहे वह बादशाह को पसंद आए या न आए। बीरबल का यह शांत और दृढ़ उत्तर अकबर के गुस्से में घी का काम कर गया। उन्हें लगा कि बीरबल भरे दरबार में उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। क्रोध में अंधे होकर अकबर अपनी जगह से उठे और गरजते हुए बोले, अगर ऐसा है तो हमें ऐसे सलाहकार की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम फौरन हमारी सल्तनत छोड़कर चले जाओ और हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाना। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।
बादशाह अकबर ने अपने सबसे प्रिय मित्र और सबसे काबिल मंत्री को देश निकाला दे दिया था। बीरबल ने एक पल के लिए अकबर की आंखों में देखा। शायद उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार की उम्मीद थी, लेकिन वहां सिर्फ गुस्सा था। बीरबल ने शाही तख्त को सलाम किया और बिना एक शब्द कहे दरबार से बाहर चले गए। बीरबल बिना सुना दरबार और अकबर का पश्चाताप। शुरुआत में तो अकबर अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने बीरबल को सबक सिखाकर सही किया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा था। बीरबल की गैर मौजूदगी में हर तरफ एक सूनापन था। मुश्किल मसलों पर कोई ऐसी सलाह नहीं मिलती थी जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। दरबारियों के बीच की राजनीति और चापलूसी बढ़ गई थी। अकबर को हर कदम पर बीरबल की कमी खलने लगी थी। कई बार जब कोई पेचीदा मामला सामने आता तो अकबर आदतन कह उठते, बीरबल को बुलाया जाए, और फिर उन्हें याद आता कि बीरबल तो अब यहाँ हैं ही नहीं। उनका दिल भारी हो जाता। उन्हें वह दिन याद आता जब उन्होंने गुस्से में अपने सबसे वफादार दोस्त को खुद से दूर कर दिया था। अब उन्हें बीरबल की सलाह का मोल समझ आ रहा था। वह केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि सल्तनत का दिमाग थे। अकबर ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन जासूसों और सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा और हुक्म दिया कि बीरबल को ढूंढकर ससम्मान वापस लाया जाए। सैनिकों ने गांव-गांव, शहर-शहर छान मारा, लेकिन बीरबल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि अगर वह खुद न चाहें तो उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता था। वह एक आम किसान का भेष बदलकर एक बहुत दूरदराज के गांव में एक साधारण जीवन जी रहे थे। बादशाह की अनोखी तरकीब, बुद्धि से भरा एक घड़ा। जब सारे रास्ते नाकाम हो गए तो अकबर को बीरबल की ही सिखाई हुई एक बात याद आई, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उन्होंने सोचा कि बीरबल को ढूंढने के लिए एक ऐसी तरकीब अपनानी होगी जिसका हल सिर्फ बीरबल ही निकाल सके। एक दिन अकबर ने पूरी सल्तनत में एक अजीबोगरीब फरमान जारी करवाया। फरमान यह था कि हर गांव के मुखिया को शाही दरबार में एक घड़ा बुद्धि भरकर भेजना होगा। जो गांव यह करने में असफल रहेगा, उसे सजा के तौर पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, जो सोने और हीरों से भरे घड़े के बराबर होगा। यह शाही फरमान जब गांवों में पहुंचा तो हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग हैरान और परेशान थे। बुद्धि कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जिसे घड़े में भरा जा सके। यह कैसा बेतुका हुक्म था। सभी गांव के मुखिया चिंतित थे। वे जानते थे कि इतना भारी जुर्माना देना उनके बस की बात नहीं है। यह फरमान उस गांव में भी पहुंचा जहां बीरबल एक किसान के रूप में रह रहे थे। गांव का मुखिया और अन्य बड़े बुजुर्ग पंचायत में सिर पकड़कर बैठे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। तभी वहां बीरबल पहुंचे, जो अब माधव के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने मुखिया की चिंता का कारण पूछा। मुखिया ने उदास होकर कहा, माधव, तुम क्या मदद करोगे? यह तो हम सबकी किस्मत का खेल है। बादशाह ने बुद्धि से भरा घड़ा मंगवाया है। भला कोई बुद्धि को घड़े में कैसे भर सकता है? लगता है अब हमें अपनी जमीन जायदाद बेचकर जुर्माना भरना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुखिया जी, आप चिंता न करें। हर समस्या का एक समाधान होता है। आप बस मुझे एक घड़ा और थोड़ा समय दीजिए। मैं बादशाह को बुद्धि से भरा घड़ा जरूर भेजूंगा। गांव वालों को माधव की बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने बीरबल को एक मिट्टी का घड़ा दे दिया। बीरबल का जवाब और बुद्धि का प्रदर्शन।
बीरबल उस घड़े को लेकर अपने खेत में गए। उन्होंने वहां लगी कद्दू की एक छोटी सी बेल को चुना, जिस पर अभी एक बहुत छोटा सा उंगली के आकार का कद्दू लगा था। बीरबल ने बड़ी सावधानी से उस छोटे से कद्दू को बेल से तोड़े बिना घड़े के अंदर डाल दिया। अब बीरबल रोज उस बेल की देखभाल करने लगे। वह उसे समय पर पानी और खाद देते। सूरज की रोशनी में कद्दू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने घड़े का आकार लेना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद कद्दू इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े के अंदर की पूरी जगह को भर दिया। अब उसे घड़े से बाहर निकालना नामुमकिन था। जब